गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स टॉप पे। आइए आज के लेक्चर में क्या है आपके लिए खास, और हम जो मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होते हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसके बाद मोमेंटम्स, इन सभी को डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख ले कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, जो ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will remain at rest, and if a body is in motion it will remain in motion until external force is applied on a body। कहने का मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना हो रहा हो, अप्लाई ना हो रहा हो। यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मोमेंटम क्या होते हैं। नहीं, मोमेंटम में हम लोगों ने देखा था कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम हम लोग पी से डिनोट किए थे, और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस इज मोमेंटम। इसको हम लोग क्या कहे थे? मोमेंटम बोले थे। मोमेंटम। और ये क्या है? बॉडी का मास, मास ऑफ द बॉडी। क्या था? मास ऑफ द बॉडी, एंड v be the velocity of the body। तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद ये भी देख लिए थे कि इसका जो यूनिट था, ऐसा यूनिट, वो हम लोगों ने क्या देखा था? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या देखा था? केजी मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो डायमेंशन थी वो हम लोगों ने क्या देखा था? MLT-1। ये सभी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखने हैं कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। तो ये लिख लीजिए, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mass of the object is directly proportional to the momentum, and also velocity with the velocity of the object is directly proportional to the momentum। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद इस चीज को आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो हम लोगों का लेक्चर है न्यूटन सेकेंड लॉ, उसकी बात करेंगे। जल्दी से ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, और आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी जो चेंज है मोमेंटम में, जो चेंज है समय के अनुसार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स की। किसके? फोर्स की। जी हाँ, तो लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ। लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ये क्या कहता है? ये कहता है कि द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the force, एंड जो उसकी डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होंगी जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो वो भी लिख लीजिए। एंड दिस चेंज occurs in the direction of the force। यानी ये क्या कहता है? कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। किसके? फोर्स के। एंड उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? दिस चेंज, वो जो चेंज होगा अकर्स, पाया जाता है इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। यानी उस क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वही मोमेंटम के का भी डायरेक्शन होगा। कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? तो ये मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम, देखिए जब हम बात करते हैं चेंज की, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो यानी इन मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज यानी मोमेंटम में जो चेंज है d अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और यही है स्टेटमेंट न्यूटन सेकेंड लॉ का। यही स्टेटमेंट है न्यूटन सेकेंड लॉ का। नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। और चलिए इसको हम प्रूव करके भी देख लेते हैं कि that mass assume that an object of mass is moving with velocity. So P is equal to mass into velocity. P is equal to mass into velocity, है कि नहीं? चलिए वेयर, जहां
where P and V, where P and V are vector. In this the in the direction या in this, ठीक है, in this the direction of momentum is the same and the direction of velocity is the same, है कि नहीं? यानी मोमेंटम की भी डायरेक्शन क्या होंगी? सेम होंगी एंड वेलोसिटी की भी डायरेक्शन सेम होंगी, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, according to the Newton's law, Newton's second law, on differentiating with respect to टाइम, यही लिख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d, और जो हमारा मोमेंटम है वो कितना है? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt, है कि नहीं? तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोगों ने, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी चेंज है, मोमेंटम में जो चेंज है, तो वही हमने कहा कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू d, यहाँ हमने d का d और मोमेंटम के जगह पे क्या रख दिया? मास इंटू वेलोसिटी रख दिया। एंड देन हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हम लोग m को रहने देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे v का। तो डिफरेंशियल dp अपॉन dt हो जाएगा, फिर प्लस v को रहने दीजिए और dm अपॉन dt कर दीजिए। नहीं, एक बार कांस्टेंट रखेंगे मास को, फिर dv अपॉन dt लिख देंगे, फिर v को कांस्टेंट रख करके dm अपॉन dt करेंगे। आपको तो डिफरेंशिएशन पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट पे लिखिए, हम आपके लिए फिजिक्स में जो भी जितना भी डिफरेंशिएशन आप की जरूरत होती है उतना हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें सारे डिफरेंशिएशन की बात करेंगे जो इन फिजिक्स में यूज होते हैं। नहीं तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है? ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है? तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू हमें क्या मिला?
dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, है कि नहीं। अब ये बताइए कि वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए डिफिनीशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। यही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। बताइए कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू m, तो कांस्टेंट है, और dv अपॉन dt के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन प्लस v। और बताइए मास तो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, तो मास की जो चेंज है वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, भली बात ही जानते हैं। तो ये हो गया जीरो। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जीरो क्यों हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, जीरो हुआ है कि नहीं। और हम लोग ये एक ऐसे लिख लिए, तो ये भी आप लिख लीजिए इसी में अटैच करके, ठीक है। और dv अपॉन dt ये एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नहीं, तो ये चीज आप लिख लेंगे साइड में, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम लोग रहने देंगे, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को रहने देंगे हम लोग, और यही तो हमें प्रूव करने हैं ना, यही हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। अब बताइए हमें क्या मिल चुका है कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हम यहां से ये नहीं कह सकते हैं, क्या हम यहां से ये नहीं कह सकते हैं, बताइए कि dp अपॉन dt, dp अपॉन dt ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का, किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। तो बताइए कि dp अपॉन dt अगर ये इक्वल है फोर्स के, तो क्या ये dp अपॉन dt फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये इक्वल है f के, तो ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही तो हमें क्या करने थे, प्रूफ करने थे, यही हमें क्या करने थे, प्रूफ करने थे। तो ये रहा आपका प्रूफ, है कि नहीं, तो ये रहा आपका प्रूफ, dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देयरफॉर, और इसका अपोजिट भी सही हो, इसका अपोजिट भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f, तो f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी dp अपॉन dt हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी dp अपॉन dt होंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहां के बाद अब यहां लिखिएगा, देयरफॉर force is directly proportional to the dp upon dt, है कि नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt। अब बताइए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, तो ये रहा आपका कांस्टेंट, एंड dp अपॉन dt, इसे हम लोगों ने क्या कहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है, नहीं, तो ये मास इंटू
एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इन एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू 1 आया, यानी एक्सपेरिमेंटली जो के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है इन एक्सपेरिमेंटली। इन एक्सपेरिमेंटली के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए इसके लिए हम लोग इसको आप जरा इरेज करेंगे। अब इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए तब तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर द, इससे हमें क्या पता चलता है कि देयरफॉर द सेकेंड लॉ can also be defined in this way. The force applied on an object is directly proportional to the product of the mass of the object and the acceleration is produced and the direction of force is the same as direction of acceleration. तो हमने क्या लिखा, देखिए therefore the second law can also be defined in the way the force applied on a object is directly proportional to the product of mass of the object and acceleration is produced. acceleration produced लिख लीजिए, acceleration produced and the direction of force, यानी फोर्स का वही डायरेक्शन होगा is the same direction of acceleration, जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा जो
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो ये थे न्यूटन सेकेंड लॉ, और हम लोगों ने प्रूफ भी देख लिया, उसके साथ साथ ये भी देखा कि कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें फॉर्मूला भी यहाँ से हम लोग क्या यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ के माध्यम से, है कि नहीं। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें कि इस न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग अभी तक क्या क्या देख पाए हैं, तो एक तो ये हमें दिखता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात हो रही है कि नहीं। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता चल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, है कि नहीं। दूसरा रिलेशन हमें पता चल रहा है कि नहीं, बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच हमें क्या पता चल रहा है, रिलेशन भी पता चल रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं कि नो देयर ऑल्सो, नहीं नो देयर ऑल्सो, ये पता चल रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड by the second law, first magnitude of the force, and दूसरा हमें क्या पता चल रहा है, रिलेशन between force and एक्सीलरेशन। नहीं, तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड दूसरा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आज का क्लास यही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। नहीं, तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड दूसरा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आज का क्लास यही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी क्लास आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि क्लास की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो सकती है। यदि ब्रेक होती है तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।